हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सीए शरद शर्मा। जैसा कि सीए के एग्जाम आने वाले हैं और काफी बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं बेसिकली फर्स्ट पेपर पे फोकस करते हुए, अकाउंट्स के पेपर पे फोकस करते हुए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और सीए इंटरमीडिएट के पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। होपफुली आप लोगों की बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो चुकी है और आप कल से, दैट इज 1 जुलाई से या 2 जुलाई से आप अकाउंट्स के पेपर पे फोकस करने वाले हैं। दैट इज जो अकाउंट्स का पेपर है, दैट इज सीए सीए इंटरमीडिएट में, सीए इंटर में जो फर्स्ट पेपर है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं आपके, बट किस तरीके से आपको उन चैप्टर्स को डिवाइड करना चाहिए। सिर्फ एग्जांपल, आप 2 जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 दिन आपके पास में बचते हैं और 6 को आपका एग्जाम है, करेक्ट। तो होपफुली इनफ टाइम है आपके पास में, इतने दिन इनफ टाइम है, आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर जो एवरेज स्टूडेंट है या फिर जिनको लगता है कि हमारा अकाउंट्स अच्छे से नहीं होगा इतने टाइम में, तो वो कल से ही स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज 1 जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनके पास में इनफ टाइम हो जाएगा। मेरी माने तो 2 जुलाई से भी स्टार्ट करें तो भी फेयर इनफ आपके पास में टाइम बचेगा और 5 दिन के अंदर आप अच्छे से एग्जाम अपीयर कर पाएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो 1 जुलाई हो या फिर 2 जुलाई हो, आपकी स्ट्रेटेजी आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। बेसिकली जो पेपर का पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है और कंपलसरी क्वेश्चंस में आपका सबसे फेवरेट टॉपिक आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 20 मार्क्स का तो आपका फिक्स हो गया, यहां पे तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, करेक्ट है। तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, नंबर 1 सिचुएशन, नंबर 1 पॉइंट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो 5 क्वेश्चन है, इनमें से आपको करने रहेंगे आउट ऑफ 5 ओनली 4 क्वेश्चंस। आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर। तो यहां पे हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है कि एक क्वेश्चन हम आराम से वहां पे छोड़ सकते हैं। अल्टीमेटली अगर मैं ऐसा बोलूं तो 120 मार्क्स का पेपर होता है, 120 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से आपको 100 मार्क का पेपर ही अपीयर करना है। और अपना जो बेसिक क्राइटेरिया है कि भैया पास होने के लिए अपने पास में 40 मार्क्स होने चाहिए और एग्जाम्शन के लिए अगर पेपर को एग्जाम्प्ट करना है तो आपको 60 प्लस होना चाहिए, करेक्ट है। तो मैं बेसिकली फोकस करता हूं 60 प्लस पे, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर अच्छा होगा तो आपके आगे के पेपर भी अच्छे होंगे, आगे के पेपर भी एकदम अच्छे होंगे। तो यहां पे आपको फोकस किस चीज पे करना है कि आपके 60 प्लस किस तरीके से आए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैंक कि एआईआर किस तरीके से लेके आए, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जिसको फॉलो करते हुए आप एग्जाम्शन तो आराम से लेके आ सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई, अभी तक अच्छी हो गई, उसके बाद में आपने इन लास्ट के जो 5 डेज हैं, 6 डेज हैं, इनके अंदर आपने अच्छे से मेहनत की, बट फिर भी काफी बच्चे कैसे परेशान कैसे होते हैं कि सर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। भैया 5 डेज अगर आपने अच्छे से मेहनत की और आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो गया ये। तो नहीं होना चाहिए ऐसा। क्यों उनके साथ में ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने 3 आवर्स जो एग्जाम के थे उसको अच्छे से मेंटली स्ट्रैटेजी बना के उन्होंने वहां पे अपीयर नहीं किया होगा। वो जो 3 आवर्स होते हैं ना एग्जाम के, वो ही डिसाइड करेंगे कि आप पास होगे या फेल होगे। नंबर 1, आपके एग्जामिशन आएगी या नहीं आएगी, वो ही 3 आवर्स आपके डिसाइड करते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा यहाँ पे कि अगर आपका पहला पेपर दैट इज जो अकाउंट्स का पेपर 1 है, पेपर 1 आपका एकदम अच्छा होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। जो पेपर 2 है आपका, दैट इज लो का, कॉर्पोरेट लो या अलाइड लो जो भी है, आपके लो का पेपर जो है वो आपको अच्छे से अपीयर करने के लिए वो फील चाहिएगा, मोटिवेशंस वाली फील चाहिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे पेपर नंबर 1 के अंदर एटलीस्ट आप 60 to 70 मार्क्स अच्छे से, मतलब आप खुद कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि भैया
टेंशन नहीं है, 60-70 मार्क्स आ जाएंगे, लो का पेपर अच्छे से देना है। अगर पेपर 1 खराब हुआ, अगर शुरुआत ही खराब होगी तो आगे क्या करोगे? तो यहाँ पे लो का पेपर भी इंपॉर्टेंट है। लो का पेपर थ्योरेटिकल है, जिनको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है वो अकाउंट्स के पेपर पे अच्छे से ध्यान दे। और लो के मार्क्स अगर थोड़े कम रह जाते हैं, मतलब पास तो होना जरूरी है, थोड़े कम रह जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा पेपर 1 जो है वो सेट ऑफ कर देगा। मैं मेरे पेपर की बात करूं, जब मैंने आईपीसीसी दिया था उस टाइम पे मेरा स्कोर था 74 मार्क्स आउट ऑफ 100। मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की वो भी मैं आपको बताऊंगा। वन ऑफ माय स्टूडेंट जिसको मैंने ये स्ट्रेटेजी समझाई या मैंने उसको समझाया था, एंड शी स्कोर्ड 92 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन, सेम स्ट्रेटेजी के साथ में। अकाउंट्स के अंदर तो वही फंडा है, पेपर की स्ट्रेटेजी कैसे, वो 3 आवर्स आपको कैसे स्पेंड करने हैं ना भैया, वही डिसाइड करते हैं कि आप पास होगे, फेल होगे, एग्जामिशन आएगी, 90 क्रॉस होगा, 80 क्रॉस होगा, क्या होगा। अगर मैं मेरे सीए फाइनल की बात करूं तो एफआर के अंदर आई स्कोर्ड 62 मार्क्स एंड इन एसएफएम दैट इज 67 मार्क्स। तो दोनों पेपर में मेरी एग्जामिशन थी और पूरा ग्रुप अच्छे से निकल गया। तो यहां पे मैंने बेसिक ये आपको क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि आप ये स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओ। आपको सुनना है, समझना है क्या है। मैं थोड़ा सा पेपर एनालिसिस करूंगा जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उसके बारे में, और फिर उसके बारे में मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आपको प्लानिंग किस तरीके से करनी है। तो चलिए भैया, हम पेपर, ज्यादा पुराने पेपर्स के बारे में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जो रिसेंट पेपर्स हैं दैट इज 2020, नवंबर 2020 एंड जनवरी 2021, सेम मतलब पेपर आपके 2 पेपर हुए थे, लास्ट जो एग्जाम था उसके अंदर। इससे पुराने पेपर देखने जाऊंगा तो कुछ चैप्टर्स आपके ओमिट हो गए, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्वेप करके ग्रुप 2 के अंदर ट्रांसफर कर दिए, वो सारी चीजें हैं। इसके लिए मैं सिर्फ यहाँ पे इसी पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये 2 पेपर अपने पास में है, इससे हमको एनालिसिस पता चल जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या हुआ था, किस तरीके से पेपर हुए थे और क्या हमको समझना है। चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं तो यहां पे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज दिख रहा है आपको, दैट इज 25 मार्क्स। 20 मार्क्स इन फर्स्ट क्वेश्चन और 5 मार्क्स इन लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी एएस आता है एंड अगेन यहाँ पे भी आपका 25 मार्क्स का वेटेज है। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोल सकता हूँ एएस पे फोकस करना जरूरी है। 110% अगर आपको पेपर क्लियर करना है एकदम अच्छे से तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फोकस करना पड़ेगा। मैं पहले के कंपैरिजन में अगर बात करूं तो अभी आपके पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ए सच खासा बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि यहां पे आपके पास में AS1 बड़ा ही इजी है। आप 10-15 मिनट्स अगर जैसा दोगे तो आराम से आपका AS1 क्लियर हो जाएगा। AS2 थोड़ा सा थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल मिक्स है, वहां पे तो आप फोकस करके उसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये जो 2 AS हैं, AS1 AS2, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं और जब आपकी इच्छा हो तब आप पढ़ सकते हैं। जब आप बोर हो रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन 2 AS पे फोकस कर सकते हैं। AS3 दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एक पूरा का पूरा चैप्टर है। तो अगर यहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन आएगा, पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। AS3 का क्वेश्चन चैप्टर में से आएगा, तो यहां पे इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी आपको इसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए और अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो ये जो 3 एएस है ना, ये भैया एक ही दिन में, सिंगल डे, 1 डे के अंदर ही निपटा देना। जब आप थोड़े से बोर हो रहे हो और आपको ज्यादा मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई करने में, न्यूमेरिकल सोल्व करने में मजा नहीं आ रहा है, तो आप इन 3 एएस को आराम से एक ही दिन में निपटा सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है आपको, ये जो बाकी के हैं दैट इज AS10 PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूं, तो इस पे फोकस करिएगा। ये 5 मार्क का वेटेज कवर कर रहा है। मैंने कुछ एएस नहीं पढ़े, बट ये वाला अगर मैंने पढ़ा तो 5 मार्क तो मेरे पक्के हो गए। फिर मैं बात करूं AS11 की, अगेन आपके एग्जाम में पूछते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन के बारे में है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको इसको फोकस करना चाहिए। AS12 दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट भी इजी सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी आप आराम से AS12 एंड AS13 ये दोनों टॉपिक जो हैं वो एक दिन में निपटा सकते हैं।
मैं पीपीई को 1 दिन देता हूं पूरा का पूरा, मैं ऊपर वाले तीनों एएस के लिए 1 दिन देता हूं, और 12 एंड 13 दैट इज इन्वेस्टमेंट वाला और गवर्नमेंट ग्रांट वाला 1 दिन देता हूं, आराम से कवर हो जाएगा। ज्यादा बर्डन और ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक साथ में एएस पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, सब पोच पोच हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डे वाइज डिवाइड करना है। तो डे 1 पे मैं क्या रखता हूं, एएस 1, 2 एंड 3। डे 2 पे मैं रखता हूं 10, डे 3 पे रखता हूं एएस 11 एंड डे 4 पे रखता हूं दैट इज 12 एंड 13, एंड लास्ट डे पे मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज एग्जाम के 1 दिन पहले मैं एएस 16 फोकस कर सकता हूं। बोरोइंग कॉस्ट एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में पूछते हैं। अब ये तो हो गई अपने एयर्स की बात। तो यहाँ पे मैंने डे वाइज आपको बता दिया किस दिन पे क्या टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पे आपको जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके साथ साथ में आपको जो आईसीआई के जो क्वेश्चंस हैं, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, वो एएस के जरूर करिए। स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर करिए। बाकी अगर आप रेफरेंस बुक वगैरह कुछ रेफर कर रहे हैं, सच मुझे नहीं लगता कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं, बट स्टडी मटेरियल आईसीआई का जितना भी मटेरियल आपके पास में है, आरटीपी है, एमटीपी है, स्टडी मटेरियल है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, आपको लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा अगर आप स्टडी मटेरियल वगैरह फोकस करते हैं तो। अब बच्चों के साथ में होता क्या, आपको प्रोविजन पता होगा, आपको प्रोविजन पता होगा, क्वेश्चन का आंसर पता होगा, बट प्रेजेंटेशंस में मात खा जाते हैं, या तो एएस में 5 आते हैं या फिर कुछ नहीं आता। तो भैया फोकस करिएगा कि प्रेजेंटेशन स्टडी मटेरियल के हिसाब से हो। यहां पे सिर्फ यहां पे ही आपको स्टडी मटेरियल पे ध्यान रखना है। सजेस्टेड आंसर समझिएगा कि वो किस तरीके से आंसर्स को लिखते हैं, वहां पे किस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, उसी तरीके से हमको यहाँ पे प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। 25 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। भैया मेरे को एएस पसंद नहीं है, सिचुएशन लेते हैं, भैया मेरे को एएस पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं अगर मुझे एएस पसंद नहीं है तो यहां पे बात आएगी कि मुझे प्रैक्टिकल पसंद होगा, मुझे थ्योरी पसंद नहीं है तो मुझे प्रैक्टिकल पसंद होगा। तो यहां पे मुझे फोकस क्या करना चाहिए, मुझे फोकस करना चाहिए जो बाकी के चैप्टर्स हैं उन पे ज्यादा और एएस वाले पे थोड़ा सा कम फोकस करना चाहिए एएस पे। बट मैं तो यही बोलूंगा कि 25 मार्क्स का वेटेज है भैया, कैसे छोड़ के चले जाओगे इसे, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स के बारे में। जो आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं दैट इज स्टार्ट होगा आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे बेसिकली कंपनीज के बारे में बात करेंगे। मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस हर टाइम एग्जाम में पूछते हैं, तो इस टॉपिक को पूरे चैप्टर को नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस को तो पक्का से कर लेना। अगर वो टॉपिक छूटा तो गए 5 मार्क आपके। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इसको आराम से डे 1 पे भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि कौन से दिन पे आपको कौन सा चैप्टर करना है ताकि आपका इजीली पोर्शन कवर हो जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट 10 से 12 मार्क का वेटेज है, 8 मार्क तो पक्के मान के चलो अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे 10 मार्क्स मिनिमम आईसीआई 10 मार्क का क्वेश्चन पूछती है। जनवरी वालों के लिए और मजे हो गए थे, 12 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट। ये वाला चैप्टर जो है ना वो बड़ा ही इजी है, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बड़ा ही इजी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, इजी सा कॉन्सेप्ट है। आप एक दिन में मतलब कुछ 1-1.5 घंटे में इस चैप्टर के क्वेश्चंस वगैरह, लॉजिक वगैरह सारा सब कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बोनस और राइट इश्यू। बोनस और राइट इश्यू भी इजी सा टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे, लीगल प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। राइट इश्यू पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसके भी प्रोविजन देखने पड़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं, बोनस कर लिया, राइट इश्यू छोड़ दिया, एग्जाम में राइट इश्यू आ गया। तो यहाँ पे ऐसी गलती ना करें। राइट इश्यू छोटा सा टॉपिक है, आपको जरूर देखना चाहिए उसको। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किस तरीके से करोगे, अगेन बड़ा क्वेश्चन पूछा है, 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। 12 मार्क समझ रहे हो वेटेज, 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, इसको तो मैं स्टार मार्क दूंगा, 3 स्टार मार्क। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगेन 10 मार्क्स और 8 मार्क का क्वेश्चन है, 8 to 10 मार्क का इसका भी वेटेज है। तो अगेन मैं इसको भी इंपॉर्टेंस दूंगा, 2 स्टार्स इसको भी दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, ये तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं इसके, बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों चैप्टर्स को एकदम फोकस करिएगा भैया। देखिए 10 मार्क
10 मार्क और 8 मार्क, 28 मार्क्स यहां पे कवर हो रहा है, 28 मार्क्स यहां पे कवर हो रहा है, मतलब आप पास तो आराम से हो सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट, और नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट, ब्रांच एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। डिपार्टमेंट का 5 मार्क का पूछते हैं तो इजी वाला पूछेंगे, 10 मार्क का पूछेंगे तो थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन हो सकता है, बट अगेन चैप्टर को मैं देखूं तो चैप्टर बड़ा इजी है, स्टडी मटेरियल करिएगा इसका एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को। ब्रांच को अगर मैं देखूं तो ब्रांच के अंदर भी आपका 10 मार्क का जैसा वेटेज रहता है, इजी क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क का है, अगर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है तो 10 मार्क का वेटेज हो सकता है। अगर मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, पक्का से पूछेंगे, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको क्या आना चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आना चाहिए, किसका, सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो वहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, कुछ कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देके रखिए, सारे लेजर में पोस्टिंग आनी चाहिए, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आना चाहिए, बाकी बड़ा ही चैप्टर इजी है। आप इसके क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल से सोल्व करिएगा, कुछ एग्जाम पास्ट एग्जाम के क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप देखिएगा, और बड़ा ही इजी है अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो। अगर अकाउंटिंग से प्यार है तो ये वाला चैप्टर आपके लिए मजाक होना चाहिए। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अभी 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब मैं देखता हूं इसमें किस तरीके से मुझे प्लान आउट करने की जरूरत है। तो मैं डे 1 की बात करूं, मैं डे 1 की बात करूं तो डे 1 पे मैं क्या कर सकता हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 1, 2 एंड 3 आराम से निपट जाएगा मॉर्निंग टाइम में। जब भी आप एएस पढ़ेंगे तो मॉर्निंग टाइम में पढ़ें, सुबह सुबह का जो माहौल रहता है वो एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे तो थ्योरेटिकली आपका दिमाग अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट में बात करूं छोटे छोटे से जो इजी टॉपिक हैं आप वो उठा लीजिए, जैसा कि प्री प्रायर वाला कॉन्सेप्ट है, प्री और प्रायर, वो वाला टॉपिक हो सकता है, इजी सा टॉपिक है। बोनस शेयर ले सकते हैं, बोनस शेयर एंड राइट शेयर, राइट शेयर ले सकते हैं, इजी सा टॉपिक है अगेन। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन देख सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन देख सकते हैं। ये 3 टॉपिक हो गए। इसके साथ में एक छोटा सा लाइट टॉपिक और ले लीजिए, जिसको मैं अगर मैं बोलूं तो डिपार्टमेंट आप यहां पे इसको कर सकते हैं, एक इसके साथ में आप डिपार्टमेंट कर सकते हैं, आराम से आपका कवर हो जाएगा। इतने टॉपिक अगर आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन सोल्व करते हैं, राइटिंग में सोल्व करते हैं तो आपका आराम से इतने टॉपिक्स तो आपके आराम से कवर हो जाएंगे डे 1 पे। मैं बात करूं डे 2 पे, डे 2 पे क्या करोगे, डे 2 पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 10 कर सकते हो। 10 के साथ में अगर मैं बात करूं तो एस 13 भी किया जा सकता है, बट 10 अगर बड़ा लग रहा है आपको तो सिर्फ एस 10 करें, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं प्रैक्टिकल चैप्टर्स के बारे में बात करूं तो यहां पे आपके पास में एक बचेगा, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नंबर 1। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इसी दिन आप कर सकते हैं। मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप यहीं पे देख लें। इसके साथ में आप हायर परचेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप यहां पे करें, और इसके साथ साथ में आपको करना रहेगा टॉपिक दैट इज एक टॉपिक आपका यहां पे एक और करना पड़ेगा आपको, दैट इज आप बोल सकते हैं उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक वो टॉपिक आप यहां पे कर सकते हैं। ये हो गया आपका डे 2। डे 3 पे बात करें तो आपके पास में क्या बचेगा, डे 3 पे अगर बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप 11 कर सकते हैं, सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 करें। एक ही एएस करेंगे तो इजी हो जाएगा, और थोड़ा सा आपका जो बाकी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उन पे आप फोकस कर पाओगे। अब आपके पास में क्या क्या टॉपिक बचते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज जो आप लास्ट डे पे ले तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आपके पास में बच जाएगा दैट इज ब्रांच एक टॉपिक बचेगा, इनकम्प्लीट एक टॉपिक बचेगा, और इंश्योरेंस एक टॉपिक बचेगा। फाइन, तो यहां पे आपके पास में ब्रांच बचेगा, तो ब्रांच एक अच्छा खासा टॉपिक है तो ब्रांच अकाउंटिंग आप कर सकते हैं डे 3 पे। नेक्स्ट वन आप इंश्योरेंस भी इसी दिन कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आप डे 4 पे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डे 4 पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड।
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आप डे 4 पे कर सकते हैं। डे 4 पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के साथ साथ में आप एएस जो आपके 12 हैं और 12 एंड 13, अब आपके पास में क्या टॉपिक बाकी रहते हैं उसको देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे की स्ट्रैटेजी भी हम प्लान आउट कर सकते हैं। तो भैया हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया, ब्रांच हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, हायर परचेज का भी हो गया, इंश्योरेंस क्लेम भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, रिडम्पशन हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो गया, कैश फ्लो भी हो गया, प्री प्रायर भी हो गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो गया। तो आप यहां पे दैट इज डे 3 पे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डे 3 पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, डे 2 पे ज्यादा बर्डन ना रहे इसके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर लें, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग यहां पे करें ताकि आपका और इजी हो जाएगा। तो ब्रांच, इंश्योरेंस क्लेम और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग यहां पे करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप डे 4 पे करें। तो ये आपकी डे 4 तक की स्ट्रेटेजी हो जाएगी। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ये यहां पे स्ट्रेटेजी हो जाएगी। अब बचता क्या है आपके पास में, एक बचेगा AS16। तो यहां पे आपके पास में डे 3 पे थोड़ा लोड कम है, इसके लिए आप AS16 जो है वो यहां पे कवर कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप डे 5 के लिए इसको बचा के रख सकते हैं। मैं एग्जाम डे की बात कर रहा हूं। डे 5 एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, एग्जाम वाले दिन क्या करना है, सिर्फ एग्जाम्पल आपका कोई टॉपिक रह गया है या कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप यहां पे एक टॉपिक को यहां पे कवर कर सकते हैं, जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो आप कवर कर सकते हैं। मैं डेडलाइन दे देता हूं कि डे 4 तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। एग्जाम वाले दिन, डे ऑफ एग्जाम पे आपका कुछ भी बाकी नहीं होना चाहिए, कुछ भी बाकी नहीं होना चाहिए। यहां पे जब आप मॉर्निंग में रहेंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे, तो यहां पे आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस हैं, उन सबको आपको यहां पे एएस कवर करना है। मैं अगेन यहां पे मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस को वापस रिपीट कर दूंगा कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और वो यहां पे कैपिटल मतलब क्या क्या कैलकुलेशंस है वो यहां पे हो जाएं। और क्या हो सकता है भैया यहां पे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहां पे लग रहा हो कि मुझे ये थ्योरी पढ़नी चाहिए जो मैंने नहीं पढ़ी है, कुछ स्टार मार्क कर लेना एग्जाम वाले दिन के लिए। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं एग्जाम में पेपर किस तरीके से आप लिखोगे, पेपर किस तरीके से आप लिखोगे उसके बारे में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए, एग्जाम टाइम में आप क्या करोगे, एग्जाम वाले दिन, एग्जाम के टाइम पे वो 3 आवर्स आपको किस तरीके से स्पेंड करने हैं। मैं 3 आवर्स को, फर्स्ट जो 15 मिनट्स आपको रीडिंग का मिलता है वो, सेकेंड वन स्टार्टिंग का 1 आवर, थर्ड वन सेकेंड आवर एंड फोर्थ दैट इज थर्ड आवर। मैं इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। 15 मिनट्स में अब बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं मेरी बताऊं तो मैंने क्या गलती की थी। जब फर्स्ट टाइम मैंने पेपर दिया था तो मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि मतलब हमारे टाइम पे सीपीटी हुआ करता था, सीपीटी एमसीक्यू था। अब राइटिंग में आप फर्स्ट टाइम पेपर लिख रहे हो तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, वो पेपर हाथ में आता है तब आप सारे क्वेश्चंस को देखने की गलती करते हो। तो यहां पे स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यही सब कुछ डिसाइड करेगा कि आपके एग्जामिनेशन आएगी या नहीं आएगी। तो यहां पे आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स हैं उसमें 15 मिनट्स में पूरे पेपर को देखने की गलती ना करें। आपको क्या करना है, सिंपल सा कि दो क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस अगर आप कर सकते हो तो 2 से 3 क्वेश्चंस जो कौन से वाले होने चाहिए, जो इजी वाले हों, जो इजी वाले 2 से 3 क्वेश्चंस आपके हों। पेपर में से कहीं से भी हो सकते हैं 2-3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना कोई जरूरी नहीं होता है। आप क्वेश्चन नंबर 6 भी पहले कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन जो सब पार्ट्स हैं उनके वो आपको एक साथ में करने की जरूरत होती है। तो जो इजी क्वेश्चंस हैं 2 से 3 क्वेश्चंस, जो अगर मैं बात करूं 8 + 8 तो 24 मार्क के पेपर को ही आपको समझना है। क्या पॉइंट्स वहां पे पूछने हैं, बाकी क्वेश्चंस को भूल जाओ, अपने को सिर्फ फोकस करना है 24 मार्क्स के पेपर पे। बाकी
पेपर भूल जाओ कि हमको पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना, ऐसा समझ लो, ठीक है। 24 मार्क्स के पेपर को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो क्या रहेगा, 15 मिनट्स में क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर पाओगे, स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि स्टार्टिंग 1 आवर जहां से आप पेपर स्टार्ट करोगे तो क्या प्रेजेंटेशन रखनी है, नंबर 1 आपको प्रेजेंटेशन क्या रखनी है, वो यहीं पे 15 मिनट्स में आपको डिसाइड करना है। 15 मिनट्स में ही डिसाइड कर लेना कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, नंबर 1। थोड़ी बहुत आप कैलकुलेशंस भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे 15 मिनट्स में कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो 24 मार्क्स का पेपर है वो कितनी देर में हो जाएगा। तो मैं बात करूं तो स्टार्टिंग 1 आवर में आपका पेपर होना चाहिए 30 to 35 मार्क्स का। कितना होना चाहिए भैया, 30 to 35 का। मैं अगर मैक्सिमम टारगेट पकड़ूं तो 40 मार्क्स का पेपर। जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स होके काम होके एकदम अच्छे से पेपर लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमको। नेक्स्ट यहां पे अगर 30 मार्क्स का पेपर कवर हुआ, मैं मिनिमम क्राइटेरिया लेके चल रहा हूं, 30 मार्क्स का आपने 1 आवर में पेपर लिखा। अब आपको आगे के 2 आवर्स में पास होने के लिए कितना लिखना है, सिर्फ 10 मार्क्स। सिर्फ 10 मार्क्स, आपका फर्स्ट माइलस्टोन कवर हो जाएगा, आप अचीव कर लेंगे कि भैया 2 घंटे में 10 मार्क का पेपर लिखना है। पूरे पेपर में 120 मार्क के पेपर में 30 मार्क का 30 मार्क का पेपर तो इजी आता है, इतनी तो आईसीआई रहम करती है हमारे पे। 30 मार्क का पेपर आराम से हो जाएगा। आपने फर्स्ट 30 मार्क का फर्स्ट आवर में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे जो सेकेंड आवर है वहां पे थोड़े कुछ अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, जो एवरेज वाले हैं, उन क्वेश्चंस को आपको पिक करना है और अच्छे से यहां पे अटेम्प्ट करना है। मैं यहां पे बोलूं तो यहां पे आपको अगेन 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करना है। 30 मार्क्स, सिर्फ 30 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करना है। कोई भी 2 क्वेश्चंस लेना, कैश फ्लो ले लेना, डिपार्टमेंट ले लेना, 8 मार्क के क्वेश्चंस है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ले लेना अगर आपके पास में टाइम हो, 10 मार्क का क्वेश्चन आता है वहां से भी। एएस के क्वेश्चंस भी आप ले सकते हो यहाँ पे। बस आपकी राइटिंग की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना। यहाँ पे आप 30 मार्क लिख रहे थे तो वो इजी वाले क्वेश्चन थे, 15 मिनट्स मिले थे आपको अच्छे से प्रिपरेशन, मेंटली प्रिपेयर होने के लिए। यहाँ पे आपके पास में 2 आवर्स में 30 मार्क का पेपर लिखना, थोड़ी सी स्पीड जो है स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट आता है लास्ट वाला। अब यहां पे क्या करना है, आप देखना, अगर आपने फर्स्ट आवर सेकेंड आवर अच्छे से स्पेंड किया, 30 + 30 है, आपकी एग्जाम्शन तो आ गई भैया, आपकी एग्जाम्शन तो आ गई। अब क्या करना है, आपको एग्जाम्शन मिल गई ना, अब आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा मार्क अरेंज करने हैं। किस तरीके से करोगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क लेने हैं पेपर से, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो डिफिकल्ट हैं। अब भैया मुझे नहीं आ रहा, सिर्फ एग्जाम्पल मुझे 120 मार्क का पेपर है जिसमें से 20 मार्क का तो ऑप्शनल होता है, वो मैंने छोड़ दिया, वो नहीं आ रहा मुझे, मतलब जो जो सबसे डिफिकल्ट लगे उसको छोड़ दो। अब भैया बचा कितना, 100। अब 100 में से मुझे और एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स के हैं, जो नहीं आ रहे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर 80 मार्क का पेपर लिख के आते हो एकदम अच्छे से तो 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। चलो भैया 80 आउट ऑफ 80 नहीं आ रहे, 70 आ जाएंगे, एग्जाम्शन तो आएगी, पेपर तो अच्छा हुआ, फील तो अच्छा होगा, मोटिवेटेड रहोगे, लो के पेपर पे फोकस कर पाओगे। बच्चे यही गलती करते हैं, 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं, पेपर छूटता भी है, नंबर 1 कहीं पे सिली मिस्टेक्स होती है, मार्क्स कट होते हैं, वो गलती ना करें। आराम से 80 to 90 मार्क का पेपर आराम से लिखे, रिलैक्स होके लिखे, काम होके, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट आवर पे अगर आप 30 मार्क का 30 मतलब 25 to 30 मार्क का पेपर भी कवर करते हो तो टोटल आपका 85 to 90 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा। 100 मार्क करना है, रैंकर्स के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज मेरे जैसे बच्चों के लिए बात कर रहा हूं, जो एवरेज बच्चे हैं, जिनको अच्छा मार्क स्कोर करने हैं, जिनको अच्छे से नंबर लेके आना, अकाउंट्स का पेपर जी जान लगा के क्लियर करना एकदम अच्छे से, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। रिलैक्स रहना, नंबर 1, नंबर 1 रिलैक्स रहना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरा आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं, जो जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है ना ये भैया ये 10 नंबर है, ये 5 नंबर है, 5 नंबर ले लो, 5 नंबर का क्वेश्चंस करोगे, जगह छोड़ दो जो सब पार्ट बच रहा है। जो इजी इजी है पहले कर लें, प्रेजेंटेशन अच्छे से करें स्टार्टिंग में, लास्ट में भी आपको मेंटेन करनी, स्पीड मेंटेन करके रखें। अकाउंट्स का पेपर बड़ा इजी आता है भैया, हाई स्कोर 74 तो आराम से आपके 80+ आराम से आएंगे। बस आपको क्या करना है, ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेना, ठीक है। पेपर इजी टू हार्ड होगा तो पेपर चेकर की भी मेंटेलिटी होती है, अच्छे से प्रेजेंटेशंस की होगी तो अच्छा अच्छा सब कुछ अच्छा किया है तो स्टार्टिंग में तो अच्छे नंबर बटोरते रहोगे ना।
अच्छे से नंबर आ जाएंगे फिर, ठीक है। लो के बारे में अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। यहां पे अगर किसी के पास में जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसने मेहनत की है, रिवीजन में कम टाइम लग रहा है, तो उनके लिए मैं यहां पे बता दूं कि जिस दिन पे आपको लग रहा है कि नहीं भैया प्रैक्टिकल ज्यादा हो रहा है, तो यहां पे इन 4 दिन में जो अकाउंट्स वाले 4 डेज हैं या 5 डेज हैं, तो उसमें आप लो के जो कॉर्पोरेट लो है उसके 2 से 3 चैप्टर्स, जो छोटे वाले चैप्टर्स हैं, या एक बड़ा चैप्टर जो है, जैसे मीटिंग्स वाला चैप्टर हो गया, या अकाउंटिंग वाला चैप्टर हो गया, अकाउंट्स वाला चैप्टर हो गया, या और प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर हो गया, वो चैप्टर्स को आप कवर करने की ट्राई करें। अगर मैं 2 चैप्टर्स भी यहां पे लो के चैप्टर्स कवर कर लेता हूं, तो कॉर्पोरेट लो वाले दिन मेरी थोड़ी सी रिलैक्स फीलिंग होगी। रीजन क्या है, 2 चैप्टर्स तो हमारे हो गए, रिसेंट में किए हैं, तो फोकस करें अकाउंट्स पे, लो पे, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पढ़े। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग है, कुछ भी आपको डाउट लगे कि भैया हमको थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं, हमारे तो किस तरीके से करना चाहिए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं, नर्वस फीलिंग हो रही है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जरूर 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 हेल्प करूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई स्कोर 74, तो आपके भी 74 पक्के हैं। आप यहाँ पे रिलैक्स होके पेपर लिखे, एग्जाम के 3 आवर्स डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम कैसा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।